सबको मेरा नमस्कार। आज से हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम विवाह संस्था और स्त्री पुरुष संबंधों पर बात कर रहे थे। आज से हम अगले कुछ तीनों तक हम व्यक्ति और समाज जो संबंध है उस पर बात करेंगे। आज जो विषय रखा गया है वो है कोटेशन नंबर 5000 से लेकर 5023 तक। और विषय है व्यक्ति। व्यक्ति की चर्चा हम समाज के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जो चार बिंदु हैं उसको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। पहला बिंदु है भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान व्यक्ति। जब व्यक्ति की बात आती है, समाज व्यक्ति से मिलकर बनता है और व्यक्ति समाज की पहली इकाई है। पहले हमें ये जानना है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के क्या विशेषता है, वो कैसा होता है। तो इसमें पहली बात आती है कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान। भावना प्रधान व्यक्ति भावुक होता है, वो अपनी भावनाओं से अधिक जीवन जीता है। वह किसी के द्वारा संचालित होता है, उसमें करुणा दया जैसे भाव रहते हैं। जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं वे तार्किक होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। वो किसी भी विषय पे सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और वो भावनाओं में नहीं बहते। उन्हें मोटिवेट करना अधिक मुश्किल होता है बाकियों की अपेक्षा। अब बात आती है कि भावना प्रधान बुद्धि प्रधान तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि जब व्यक्ति भावना प्रधान अधिक होता है तो वो मूर्खता की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति जितना भावना प्रधान रहेगा उसके मूर्ख होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धि प्रधान रहेगा वो धूर्त होगा। दोनों घातक है समाज के लिए, दोनों घातक हैं। अधिक शरीफ व्यक्ति भी घातक है, अधिक धूर्त व्यक्ति भी घातक है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है अपने व्यक्तित्व में बुद्धि और भावना दोनों का समन्वय करना। अगर व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि और भावना का समन्वय करता है और वो समझदार बनता है, अब वो अपना भी भला कर सकता है और समाज का भी भला कर सकता है। परंतु ऐसा होता है नहीं। देखा गया है कि जो धूर्त लोग हैं, जो बुद्धि प्रधान लोग हैं, वह बिल्लियों के बीच में बंदर की भूमिका निभाते हैं और रोटी ले जाते हैं। ये तो हुई पहला बिंदु। जो दूसरे बिंदु की बात हम करेंगे कि जब समाज में व्यक्ति रहता है तो उसकी क्षमता होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कार्यों का निर्वहन करता है। ये जो क्षमता होती है
इसका निर्धारण कैसे होता है? तो एक होता है जन्म पूर्व के संस्कार, दूसरा होता है पारिवारिक वातावरण, और तीसरा होता है सामाजिक परिवेश। ये तीन चीजें हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो उसकी क्षमता है उसको निर्धारित करने में, उसका विकास करने में योगदान देती हैं। अब एक बात इसमें इसमें और आती है कि ये जो चीजें हैं, इन्हीं से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसकी क्षमता का निर्धारण होता है। अब क्षमता कैसे रहेगी? तो उसका है कि कोई व्यक्ति में कितनी योग्यता है, उसकी शिक्षा कितनी है, उसका अनुभव कितना है, कौशल उसका क्या है, वह अपने जीवन को कैसे जीता है, इसके आधार पे कहीं उसकी क्षमता का निर्धारण होगा। जो तीसरी बिंदु है वो है व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी। जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? तो ये एक जो विषय है कि सुरक्षा की गारंटी, तो पहली बात, व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी तो सबसे पहले उसका परिवार देता है, फिर समाज देता है, और फिर राज्य या सरकार देता है। परिवार ही वह इकाई है जो व्यक्ति को विकसित करता है, उसका पालन पालन करता है, और वहीं से उसकी उसकी सुरक्षा रहित होती है। लेकिन जब व्यक्ति समाज में जाता है, जब वो अपना सामाजिक जीवन जीता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आती है समाज पे, क्योंकि समाज की भी जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करे। और जब व्यक्ति समाज के दायरे से बाहर निकलकर जब जीवन में आगे बढ़ता है, वो वो जॉब करता है, वो किसी पद पे जाता है, तो उसका जो है जिम्मेदारी राज्य का है। ऐसे कि मान कि बाहरी देश का आक्रमण हुआ, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न तो परिवार कर सकता है, न समाज कर सकता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को ही है। या जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, तस्कर हैं, वैसे लोगों से सुरक्षा की जिम्मेदारी तो राज्य की ही होती है। तो मेरा तो मानना है कि परिवार, समाज और सरकार, इसमें एक बात और आती है कि व्यक्ति के अधिकार कितने हैं, जो चर्चा का चौथा बिंदु है। व्यक्ति के अधिकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है संवैधानिक अधिकार, और तीसरा है सामाजिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये जन्मजात होते हैं, या जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। इसमें जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समाज में इज्जत के साथ रहने का अधिकार, ये जो अधिकार हैं ये प्राकृतिक अधिकार हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से यह उसके अधिकार बन जाते हैं, और इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि उसके जो अगर परिवार, आप हैं यहाँ तक कि उसके जो परिवार है, जो उसके माँ बाप हैं, उसका भी हक नहीं है कि वो उसके प्राकृतिक अधिकार को छीने। एक बात इसमें और आती है, जो दूसरा है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार जो है वो समाज देता है। इसमें क्या है, उसे समुदाय में भागीदारी, समाज में भागीदारी। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो समाज में, गांव में, या उसके आसपास के परिवेश में
किसी सभा का आयोजन हो, विवाह हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें उसकी भागीदारी होती है। तो ये समाज ही करता है। तो ये व्यक्ति का अधिकार है कि समाज उसको वो अधिकार दे, और ये अधिकार काफी आवश्यक होते हैं। इसके बिना व्यक्ति की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत ही आवश्यक है कि सामाजिक अधिकार ये ये जरूरी है। और जो एक और बात है, संवैधानिक अधिकार, ये किसी भी देश या राज्य का संविधान देता है। जैसे कि हमारा जो संविधान इसमें है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार, यह हमारा संविधान देता है। इसके लिए संविधान जिम्मेदार है। इसको ना राज्य या सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें परिवार या समाज कुछ नहीं कर सकता। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब हम जब हमारे प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम इसे अपराध कहते हैं। जब व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, इसे हम अपराध कहते हैं। और जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसे हम गैर कानूनी कहते हैं। और जब सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसे हम अनैतिक कहते हैं। तो हमें ये जानना है कि व्यक्ति जो होता है उसके अधिकार इस से होते हैं। और आज का जो विषय है वो चार हैं: व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति के प्रकार, व्यक्ति की सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकार। ये इन चार बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने अपनी बात को रखा जो आज का विषय है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। मैं थोड़ा सा इस विषय पर अपनी बात रख देता हूँ। एक तो व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति एक वैश्विक इकाई है, और नागरिक होता है तो वह एक राष्ट्रीय इकाई हो जाता है। नागरिक को संवैधानिक अधिकार और व्यक्ति को जो है वह मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। व्यक्ति अपनी सीमा, अपने राष्ट्र की सीमा से निकलकर किसी और दूसरी सीमा में भी जाता है तो वो व्यक्ति ही रहता है, और उसके वहां भी मौलिक अधिकार रहते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने राष्ट्र से निकल करके दूसरे राष्ट्र में चले जाता है तो वहां पर जो है वह संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात वो व्यवस्था उसके ऊपर लागू हो जाती है। अलग अलग देशों की व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति की बात की जाए तो मौलिक अधिकार संपूर्ण विश्व में एक ही रहते हैं। हाँ, उसे अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से निर्धारित कर रखा है, या कुछ देश नहीं मानते हैं, कुछ देश तानाशाही के अनुसार चलते हैं, कुछ सैन्य शासन के अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने मौलिक अधिकारों को अपने अनुसार घटाया बढ़ा लिया है। जैसे भारत में भी बात की जाए तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य को कहा जाता है। अब कई देशों में बात आती है कि इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार में ले लिया जाए। तो वास्तव में प्रकृति प्रदत्त अधिकारों की बात की जाए तो जब तक दो व्यक्ति एक साथ न जुड़े तब तक जो है उनको किसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब तक उनके मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जैसे ही वह एक से दो होते हैं, वहां पर एक समाज व्यवस्था, एक परिवार व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है, और वहां पर उसके सामाजिक अधिकार हो जाते हैं। अर्थात दो व्यक्ति हैं तो एक दूसरे को जो है बहिष्कार भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहमति से जुड़ भी सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वहां पर सहजीवन जो है उनकी बाध्यता हो जाती है। अर्थात जब हम समाज के सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं तो सामाजिक अधिकारों में सहजीवन जो है वह अनिवार्य गुण है। अगर कोई व्यक्ति समाज के बनाए हुए किसी नियम को स्वीकार नहीं करता है तो समाज उसे बहिष्कृत कर सकता है। फिर भी वह व्यक्ति दुनिया के किसी न किसी इकाई में जुड़ता है,
क्योंकि कोई बात किसी एक व्यवस्था में जो है असामाजिक हो सकती है, दूसरी व्यवस्था में वह सामाजिक हो सकती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति और नागरिक में हम अंतर देखते हैं कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, नागरिक को जो है वह संवैधानिक अधिकार है, और वही व्यक्ति जो है जब समाज का अंग होता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो उसके सामाजिक अधिकार भी हो जाते हैं। व्यक्ति भावना प्रधान है, व्यक्ति बुद्धि प्रधान है, व्यक्ति श्रमजीवी होता है, व्यक्ति जो है वह बुद्धिजीवी होता है। तो जब हम भावना प्रधान लोगों की बात करते हैं तो वास्तव में जितनी हम समस्याएं अभी देख रहे हैं, भावना प्रधान लोग समस्या पैदा नहीं कर पाते हैं, वो सारी समस्याएं बुद्धि प्रधान लोगों के द्वारा की जाती हैं। भावना प्रधान लोगों को भड़काया जाता है। हम भारत में अगर वर्तमान व्यवस्था को ही देखें, अगर हम भारत की वर्तमान व्यवस्था को देखते हैं तो वर्तमान व्यवस्था में भी हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर लोग सबको भड़काने में सफल हो जाते हैं। और इस्लाम की बात करें तो मुसलमान तो पूरी तरह से भावना प्रधान दिखाई देते हैं। जो आपने में एक बात कही कि जो भावना प्रधान लोग होते हैं उनमें दया और करुणा का भाव होता है। मुझे लगता है कि भावना प्रधान लोग जो है, जितना उनमें दया और करुणा का भाव है, उतने ही उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया जाता है और उनसे हिंसा करवाई जाती है। अर्थात उनके अंदर नफरत और हिंसा को जितना भरा जा सकता है, वह मुझे और किसी अन्य में दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि बुद्धिजीवियों का वह प्रपंच हो, लेकिन भावना प्रधान लोग जो है वह हिंसा करते हैं, और बुद्धि प्रधान लोग हिंसा करवाते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से कहीं हिंसा में सम्मिलित नहीं होंगे। संपूर्ण विश्व समाज की बात की जाए या भारतीय समाज की बात की जाए, तो दुनिया की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, परिवार व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वह मनुष्य के व्यवहार पर जो है असर डालती है कि मनुष्य किस दिशा में बढ़ेगा। इसमें परिवार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बाद भी हम देखते हैं कि दुनिया में अधिकांशतः लोग भावना प्रधान होते हैं। अगर 80 से 90% लोग ले ले तो वह भावना प्रधान होंगे। बुद्धिजीवियों की संख्या या बुद्धि प्रधान जो लोग हैं, उनकी संख्या जो है वह कम दिखाई देती है। यहाँ प्रधान शब्द का अर्थ है की चीज की अधिकता। जैसे हम वर्णाश्रम व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, तो कोई एक गुण बहुत अधिक प्रबलता से सामने निकल कर आता है, तो उसके आधार पर जो है हम लोग उसे बुद्धि प्रधान या भावना प्रधान कहते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया में हर व्यक्ति में बुद्धि भी है और भावना भी है। लेकिन जब किसी एक की प्रधानता हो जाती है तो उसके आधार पर हम उसे बुद्धि प्रधान या भावना प्रधान की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन चाहे बुद्धि प्रधान हो या भावना प्रधान हो, किसी की भी अधिकता होगी या अति होगी, तो अति जो है वह नुकसान करना शुरू कर देती है। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि और भावना, इन दोनों के बीच का संतुलन होना चाहिए। इतना अधिक बुद्धि प्रधान भी ना हो जाए कि वह भाव विहीन हो जाए। यदि भाव विहीन हो जाएगा, उसके अंदर संवेदना ही समाप्त हो जाएंगी, तो वह किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, वह सिर्फ अपने विषय में सोचेगा। और यदि वह पूरी तरह से भावना प्रधान हो जाए, उसके अंदर संवेदनाएं आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो वह दूसरे के द्वारा जो है उपयोग कर लिया जाएगा। वर्तमान विश्व में यही सबसे बड़ी मुझको समस्या दिखाई देती है। अधिकांश लोग जो है संचालित होते हैं, और जो संचालित हो रहे हैं वह बुद्धि प्रधान लोगों के कंट्रोल में रहते हैं, और वह समस्या का कारण बन रहे हैं, वह हिंसा कर भी रहे हैं। और जो बुद्धि प्रधान लोग हैं वो उनसे प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करवाते हैं, स्वयं सम्मिलित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को हम बुद्धि और भावना का संतुलन बनाएं, क्योंकि भावना प्रधान लोग भी समस्या पैदा करते हैं, मतलब समस्या करते हैं। और समस्या जो पैदा करने का काम है वह बुद्धि प्रधान लोग ही करते हैं। लेकिन बुद्धि प्रधान लोग जितनी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, वही लोग ऐसे हैं जो समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अर्थात भावना प्रधान व्यक्ति ना तो समस्या पैदा कर रहा है, ना उसका समाधान कर सकता है, वह संचालित होता है। तो ऐसे में जो समझदार लोग हैं, उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वह सही मार्गदर्शन करें। भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मैं देखता हूं तो इसमें मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है कि चाहे मौलिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो या संवैधानिक अधिकार हो, ये तीनों अधिकारों में इतना जो है ओवरलैपिंग है। एक अधिकार दूसरे अधिकार से कहाँ टकरा जाता है, किसी की कोई सीमा नहीं बनी है। और इस सीमाओं के न होने के कारण यह दिखाई देता है कि समाज जो है अपने सामाजिक अधिकारों का तो कोई उपयोग कर ही नहीं पाता। सारे अधिकार जो है वह राज्य ने अपने पास कर लिए हैं, या फिर ये कहें कि राज्य ने ही स्वयं को समाज घोषित कर लिए हैं। तो ऐसे में सामाजिक अधिकारों की जब बात आती है, तो सामाजिक अधिकार तो लगभग लगभग न के बराबर हैं, क्योंकि समाज कोई अधिकार दंड दे रहा है न ले पा रहा है।
वह राज्य ही दे रहा है, राज्य ही निर्धारित कर रहा है। उसी ने संवैधानिक अधिकार भी अपने पास रख लिए हैं, और मौलिक मौलिक अधिकारों को बढ़ाना है या घटाना है, उसकी परिभाषा को बदलना है, वो भी राज्य ही कर रहा है। तो चाहे तीनों ही अधिकारों को देखे, वह राज्य अपने आप पूरी तरह से नियंत्रित करके बैठा है। यही पावर ओवरलैपिंग है, जहां समाज के पास कुछ नहीं है, एक सत्ता है जिसने सब कुछ अपने जो है अधीन कर लिया है। तो उसके कारण देख रहे हैं हम, चाहे चाहे न्याय की व्यवस्था हो, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो, कई तरह की अन्य व्यवस्थाएं जो हैं सामने आ रही हैं। तो मूल कारण यही है कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में दोष है। वो अभी तक भी जो है उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाई है, कौन सा अधिकार की कहाँ सीमा है, और समाज का भी कोई योगदान रहेगा कि नहीं रहेगा। जी, धन्यवाद। बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बताइए अभी प्रदीप जी। थोड़ी देर बाद बोलूंगा। जी, प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं। जी, हेलो हेलो। जी प्रदीप जी बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं वहाँ की हाँ, मिल रही है, वहाँ की आपके यहाँ आवाजें नेटवर्क मुझे की नहीं प्रॉब्लम मिल लग रही रही है। है। तब तक कोई अन्य साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। जी आचार्य जी। देखिए, यहाँ जो कुछ शब्द आए थे, भावना प्रधान, राज्य, समाज और बुद्धि प्रधान। मैं देखता हूं भावना प्रधान व्यक्ति जो होता है वो सात्विक बुद्धि से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, और वो कुछ गलत करता ही नहीं है। हाँ, कुछ गलत हो जाए तो एक अलग बात है, उस पर भी बहुत पछताता है कि मुझसे ये गलत हो गया। जहां हम मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, भावना प्रधान व्यक्ति संचालित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भावना प्रधान नहीं है, वो तमोगुण व्यक्ति है। भावना प्रधान व्यक्ति तो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, और भावना बुद्धि से यदि मिली हुई नहीं है, मैं समझ रहा हूं भावना वाले व्यक्ति के पास समझ होती है, और वो समझ का तभी भावनावादी है। नहीं तो जब समझ उसके अंदर विकसित नहीं होगी तो वो भावनावादी बनेगा ही नहीं। भावनावादी व्यक्ति दूसरे का सम्मान करना जानता है। खुद जो है थोड़ा सा अपमान सह लेगा, या खुद थोड़ा सा आ, दूसरे के लिए वो कर देगा, लेकिन स्वयं को, हाँ, यदि उसके सम्मान पर या उसके साथ अति होगी तो वो जवाब भी देगा। तो जहां तक हम जो तमोगुणी व्यक्ति हैं या जो मतवादी संप्रदायवादी व्यक्ति मजहबी हैं उनको हम भावना प्रधान कहें, तो ये बड़ा एक गलत तरीके से पेश कर रहे हैं उनके लिए। उनके अंदर किसी भी तरह की भावना वाला व्यक्ति तो किसी दूसरे को हानि पहुंचा ही नहीं सकता, हिंसा कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी अपनी जो कट्टरता है हम उसको भावना मान रहे हैं। वो संचालित जरूर हैं, संचालित इसलिए इसलिए हैं कि उनके साथ में एक व्यवस्था, एक पुस्तक जुड़ी हुई है, और वो उसी पुस्तक से सारे संचालित हैं। दूसरी एक बात आती है, एक मौलवी या कोई इस तरह का व्यक्ति उनको संचालित करता है, तो उनके बीच में जो पुस्तक है उस पर वो संवाद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि संवाद का मतलब, मेरा यहाँ कहने का है कि जब वो अ, नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, नमाज करने के लिए जाते हैं, तो सारे वहां पर एक साथ बैठे होते हैं, और वहां जो भी उसका निर्णय होता है मौलवी का वो दिया जाता है। तो वो भावना प्रधान लोग नहीं होते, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। दूसरी, भावना प्रधान, मैं इस पे एक शब्द और कहूंगा, भावना प्रधान व्यक्ति किसी का गला काट सकता है?
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाँ, भावना प्रधान ये जरूर है, आपने कहा ऐसा काम कर लीजिए, वो जी जी ठीक है कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें ही देखेगा कि अपराध तो नहीं हो रहा है या इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो भावनात्मक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो शास्त्रों में या जो उसकी व्याख्या की गई है या बुद्धिजीवी लोगों ने जो व्याख्याएं की हैं, वो इस तरह से की है। दूसरी एक शब्द आता है शास्त्र में, बुद्धिर तस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु, अर्थात जहां बुद्धि है वहीं बल है, और जहां बुद्धि नहीं है वो तो निर्बल व्यक्ति है, बिल्कुल असहाय की तरह है। तो मैं समझ रहा हूं बुद्धि तो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पागल के पास भी बुद्धि होती है, वो उसको आप खाना रखिए खा लेगा। हाँ, विवेक नहीं होता उसके पास। तो विवेक में और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है। विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति ज्ञान की तरफ चला जाता है। दूसरा होता है जहां जो कुछ प्रकार बताए गए हैं कि सात्विकता, तामसिकता, राजसिकता, ये भी बड़ी महत्व रखती है। यदि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो जरूर हमारी भावना कुछ अच्छे कार्यों की ओर होगी, और यदि कुछ गलत लोगों के साथ संगति है तो जरूर हमारे उस पर असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, कुछ पर कम पड़ेगा, कुछ पर ज्यादा पड़ेगा, कुछ बिल्कुल घुल जाएंगे उसमें, कुछ बिल्कुल कुछ घुल जाएंगे, और 1-2% ऐसा भी होगा जो बिल्कुल असर भी नहीं आएगा, ये भी ठीक है। अपवाद के रूप में वो संगति में रहेगा भी लेकिन असर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जहां राज्य की और हम जो सामाजिक बात है, ये तो ठीक है कि संवैधानिक जो राज्य व्यवस्था है, मैं इस पर बहुत अच्छा समझता हूं और इस पर महसूस करता हूं कि जो सम्मान है और जो समाज की सारी क्रिया प्रक्रिया जो कार्य है वो सब राज्य ने अपने अधीन ले लिए हैं, अपने कर लिए हैं। ये मुझे बाबा के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो शब्द रखे गए थे, मैंने उसमें लिखे हैं, ज्ञान कथा जो लिख रहा हूं उसमें भी सम्मिलित किए हैं कि सम्मान सज्जनों का होना चाहिए, और आ, पद जो है वो नेताओं के पास होना चाहिए, शक्ति राज्य के पास होना चाहिए, धन श्रमिकों के पास होना चाहिए। लेकिन आज चारों चीजें उन्हीं के पास हैं। तो जहां संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी तो बिल्कुल ठीक है, उसने सब कुछ कैप्चर कर लिया अपने पास और अपनी शक्ति को। दूसरी सामाजिक यदि व्यवस्था देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सामाजिक काम करता रहता हूं, चाहे वो धर्म का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि समाज जुड़ा हुआ है, मैं देखता हूं समाज में गिरावट आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो समाज पहले हुआ करता था, अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले, एक जगह मिलकर बैठते थे, चौपालें होती थी, उसमें राज्य ने तो दखल ये तो नहीं किया, कहा कि आप क्यों बैठ रहे हो मिलकर के। उसने तो ऐसी चौपालों पर रोक नहीं लगाई कि हाँ ये चौपालें क्यों कर रहे हो। ये ठीक है कि उन्होंने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा जातिवाद का और जो घोला समाज में बेमनस्ता पैदा की, तो उसका कारण तो मैं मान सकता हूं, लेकिन समाज अपनी नहीं, हमें केवल वोट का अधिकार है, हम वोट देंगे, बाकी उसके बाद हमें सामाजिक कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं। तो जो सामाजिक लोग थे, जो समाज को संचालित करते थे, सामाजिक व्यवस्था को देखते थे, उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हुई, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत होने के बाद मैं पुनः कह रहा हूं कि आज की डेट में कोई व्यक्ति अपवाद के रूप में एक दो छूटा हुआ हो जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत ना हो, नहीं तो सारे, मैं खुद को भी जोड़ देता हूं, कभी कभी ये भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि मुझे लाग लपेट नहीं आता करना, कि एक राजनीति का वर्चस्व होना चाहिए। तो इससे राजनीतिक, और दूसरी बात, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा, बाबा को नहीं कहता, और भी जो है, हम लोग बुद्धि प्रधान की ओर जा रहे हैं, भावना प्रधान की ओर नहीं जा रहे हैं। हम अभी 19-20 लोग जुड़े हुए हैं, हमने स्वयं इस चीज को महसूस किया है। भावना प्रधान व्यक्ति ही चाहे राजनीति में चला जाए बहुत अच्छा कल्याण कर देते हैं, और बुद्धि तो उनके साथ होगी, क्योंकि बिना सोचे बिना विचार के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो जहां बुद्धि सात्विकता होगी उसके साथ भावना जुड़ी है, वो देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए सहायक सिद्ध हो जाएगा, और उसकी बुद्धि चालाकी की ओर चली जाएगी, धूर्तता की ओर चली जाएगी, तो वो तो भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
और मैं समझता हूं जहां भावना का अंश लेश मात्र उसकी तरफ हुआ, और उसका एक ही कारण है, लोभ प्रवृत्ति जहां अधिकार जहां जागृत होते हैं, वह भावना जो है, संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, अधिकारों के लिए वो आगे बढ़ जाता है, और एन केन प्रकार उसके जो अपने 2-3 लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो चीजें हैं इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। और एक बात और है कि राज्य ने दखल दिया है समाज में, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, और बहुत कुछ हद तक जो है वो सफल हुआ तोड़ने में। लेकिन सामाजिक व्यवस्था, जैसे एक निवेदन मैं करूंगा, यदि मेरे परिवार को किसी ने तोड़ दिया तो वो सफल हो गया, मेरी फिर बुद्धिमत्ता कहाँ रही, मेरी समझ कहाँ रही, मेरी सामाजिकता कहाँ रही, मेरी ज्ञान कहाँ रहा, मेरा अनुभव कहाँ रहा, हम टूटते चले गए। तो मैं समझ रहा हूं समाज को भी, सामाजिक लोग थे या सामाजिक जो जिम्मेदारियां थी वो उनको तोड़ा गया या अपने में मिला लिया गया, राजनीति का उनको ऑफर दिया गया या उनको लोभ प्रवृत्ति दी गई कि आप आ जाओ हमारे में मिल जाइए, तो वो उधर चले गए, समाज की व्यवस्था इस तरह से भंग हो गई। मैं नहीं देख पाता कि सामाजिक कोई संरचना जो है वो एक बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने इस समय है, या शायद अभी कुछ समय लगेगा इसको बनाने में या बनने में। और परिवारों की भी है, तो परिवार बिल्कुल ठीक है। एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। देखो, परिवारों में जो है ना, बच्चों का निर्माण जो है यदि होता, हाँ, माता पहली गुरु है, माता निर्माता भवती, लेकिन 5 साल के बाद बच्चे का जो चारित्रिक स्वभाव है वो फिर समाज का, विद्यालय का, गुरुकुल जो पद्धति हुआ करती थी, 25 साल रहते थे, वो समाज व्यवस्था से दूर रहता था, परिवार व्यवस्था से दूर रहता था। उसके बाद उस समय की सामाजिक व्यवस्था हम देखेंगे, देखी है हमने, सुनी है, उसका सामने लक्षण है। तो उसी तरह से जो है परिवार के द्वारा जो 5 साल 6 साल तक का बच्चा है, उस समय तक उसका निर्माण माता पिता के द्वारा होता है। उसके बाद पुनः जो है वो समाज के द्वारा प्रभावित होता है, जो उसके मित्र मंडली उसके द्वारा प्रभावित होता है, जो उसके शिक्षा पद्धति है, विद्यालय है, स्कूल है, गुरुकुल है, जो भी है वो उससे प्रभावित होता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आचार्य जी। अन्य साथी? सभी जी, सभी साथियों के लिए नमस्कार। अभी सुनील जी ने अपनी आंतरिक भावना को प्रकट किया और बड़े अच्छे ढंग से समझाया। मतलब बुद्धि प्रधान व्यक्ति कैसा होता है और भावना प्रधान व्यक्ति कैसा होता है। देखिए, जिसकी आंतरिक भावना अच्छी होती है उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है, और जिसकी अंदर की भावना ही ठीक नहीं है, परमात्मा उसको उसकी बुद्धि का विकास नहीं करता है। तो मतलब अंदर की भावना, जो हमारे अंदर हृदय में जैसा भाव होता है वैसा ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास शिक्षा से भी होता है। जब बालक छोटा होता है, विद्यालय जाता है, पढ़ता है, और उसकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास होता है। जैसे वो धीरे धीरे अगली क्लासों में बढ़ता है और ज्यादा विद्या जो है उसकी बुद्धि का विकास करती है। तो भावना प्रधान, मतलब भावना प्रधान की अपेक्षा बुद्धि प्रधान जो होते हैं वो श्रेष्ठ मनुष्य माने जाते हैं, क्योंकि सारे कार्य जो है बुद्धि पर ही डिपेंड है। अगर हम बुद्धिमान बनेंगे तो हमारा देश भी बुद्धिमान बनेगा, हमारे घर परिवार समाज भी बुद्धिमान बनेगा। और हम जब बुद्धि से हीन होंगे, हमारी बुद्धि क्षुद्र होगी, तो हम ना तो अपने घर का विकास कर पाएंगे, ना देश का विकास कर पाएंगे, ना राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, ना समाज का विकास कर पाएंगे। तो हमें जो है अपनी बुद्धि को विकसित करना है, अच्छी बुद्धि बनानी है। अच्छी बुद्धि कब बनेगी? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरे का हम भला करेंगे, परोपकार का भाव हमारे अंदर होगा, और कभी अहित से, किसी भी प्रकार से हम किसी की हानि नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हमारी अंदर की भावना भी ठीक होगी और बुद्धि भी हमारी सही होगी। जब बुद्धि सही होगी तो हर कार्य हम सुचारू रूप से अपना और समाज का और देश का कर सकेंगे। बस इतना ही कहूंगा। जी, अन्य कोई साथी? हेलो। हेलो। जी मोहन जी। सभी विद्वजन साथियों का
सम्मान है। आज जो आदरणीय आदर्श जी ने विषय रखा है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति पर आज की जो है तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला चीज है कि व्यक्ति जो है, अगर इसको हम देखते हैं तो पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है 7-8 अरब, अगर हम सभी व्यक्तियों को देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको एक समान नहीं मिलेगा। उनका चाहे शारीरिक बनावट हो, शकल हो, सूरत हो, शारीरिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, उसमें कहीं न कहीं डिफरेंस जरूर मिलता है। तो हम लोग जो व्यक्ति समानता की बात करते हैं, तो जब प्राकृतिक रूप से व्यक्ति में कुछ न कुछ डिफरेंस है तो हम पूर्णतः जो है उसको समान नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर है कि भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान। तो जब अभी जो हमारी चर्चाएं आचार्य जी ने या आर्य जी ने किया, अगर बुद्धि का भावना का समन्वय हो जाएगा तब तो समझदार हो ही जाएगा। लेकिन अगर जो पूर्ण रूप से भावना प्रधान है तो आप देखिएगा जो भावना प्रधान व्यक्ति है, अगर कोई संचालित करने वाला है बुद्धि प्रधान, तो उस भीड़ के साथ भेड़ी के समान उसके पीछे पीछे चल जाता है। वो कुछ सोचता नहीं है, सोच नहीं पाता है। तो भावना प्रधान जो व्यक्ति रहते वो समझता है कि ठीक काम हो रहा है, गलत काम को भी वो निर्णय नहीं कर पाता है कि सत्य है, न्याय प्रिय है कि नहीं है। तो भावना प्रधान व्यक्ति वैसे जो होते हैं वो सच्चाई के पक्ष में रहते हैं, सत्य को पालन करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनमें त्याग की भावना होती है, वो दूसरे को भलाई करके खुश रहते हैं, वो दान देकर खुश रहते हैं, वो ठगा कर भी खुश रहते हैं। लेकिन यही भावना प्रधान व्यक्ति यदि किसी धूर्त व्यक्ति के चंगुल में पड़ जाते हैं और कहीं वो अत्यधिक भावनात्मक हो जाते हैं तो उनकी गिनती मूर्खता में हो जाती है, मूर्ख हो जाते हैं और अपने परिवार और समाज का भी नुकसान करते हैं। इसी प्रकार के जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो चालाक होते हैं, वो दान करने में विश्वास नहीं करते हैं, वो संग्रह करने में विश्वास करते हैं। वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन का संग्रह करते हैं। वह धार्मिक नहीं होकर के राजनीतिक होते हैं। वो सत्य नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो दिखावा करते हैं और दिखावा करके भेष बना करके भी ठग लेते हैं। वो ठगाने में कभी नहीं विश्वास करते हैं और ठगने में विश्वास करते हैं, उसमें खुश रहते हैं। लेकिन ये जो चालाक व्यक्ति होते हैं ये अपने स्वार्थ में, अति स्वार्थ में अगर चले जाते हैं तो अपनी बौद्धिक क्षमता से जो है किसी व्यक्ति का या समाज का बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं, जिसको कि हम उनको
धूर्तता की प्रकाष्ठा कहते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं अपनी संस्था में, तो इसमें जो बीच का रास्ता होता है कि न हम ज्यादा भावना प्रधान हों और न हम ज्यादा बुद्धि प्रधान हों। अगर कोई समस्या है हमारे सामने आता है तो उसका हम चिंतन करके मंथन करके तब हम रास्ता निकाले कि वो सही है कि गलत है, उसी को हम समझदारी कहते हैं, या शराफत से समझदारी की ओर बढ़ना कहते हैं। हम न ठगेंगे और न ठगाएंगे। समाज के हित में जो काम होगा, जिससे कि पूरे समाज का भलाई होगा, पूरे परिवार का भलाई होगा, उस कार्य को हम करेंगे। अब अगर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, अब कोई पंडित जी आते हैं भावना प्रधान के पास में, अब कहते हैं कि 2 लाख रुपया लगेगा, आप ये जाप करा लीजिए, ऐसा करा लीजिएगा तो सारा आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब आप डॉक्टर के पास नहीं जा करके उसमें अगर भावनात्मक दृष्टिकोण से फंस जाते हैं तो आप अपने परिवार का भी नुकसान कीजिएगा और अपना भी नुकसान कीजिएगा। उसी में अगर आप समझदारी से काम लेंगे, उसका चिंतन मंथन करेंगे, तो आप इसका इलाज भी कराएंगे और बीमारी भी ठीक हो। इसी प्रकार से जो चालाक व्यक्ति होते हैं, जब किसी वकील अगर बुद्धि प्रदान है और वो अगर किसी व्यक्ति का जमानत होना है तो 5,000 रुपया में तय है, लेकिन जैसे ही जमानत का समय आएगा तो मुवक्किल से कहता है कि अगर वो 5,000 में करता है तो उसको बुद्धि प्रदान समझिए, लेकिन अगर वो कहता है कि देखो 5,000 और लगेगा और तो जज साहब नहीं मान रहे हैं, वो अंदर चला जाएगा, उसको सजा हो जाएगा, मृत्यु दंड मिल जाएगा, जल्दी व्यवस्था करो। अगर वो उससे पैसा भय से ले लेता है तो इसकी धूर्तता होती है। तो इसी का बीच का रास्ता जो है वो समझदारी का निकालना पड़ता है कि न तो हम किसी से ठगाएंगे और ठगेंगे, ये जो है व्यवस्था है। अब वैसे अगर हम देखते हैं कि ये चीज जो है, अगर कोई तानाशाह राष्ट्र होता है तो वहां न बुद्धि प्रधान का वैल्यूएशन है न भावना प्रधान का वैल्यूएशन है। वो जो तानाशाह शासक है जो करेगा वही सही होता है। वैसे हम देखते हैं कि भावना प्रधान व्यक्ति में भी अगर कोई संगठन के संस्था से जुड़ा हुआ है तो उसका सोच और उसका कार्य दूसरा होगा, और कोई अगर संस्था से जुड़ा हुआ है तो उसका समझदारी का काम होगा, और कोई संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसका जो है वो मूर्खता का काम कहिए, चाहे जैसा भी कहिए उसको। वैसे आप देखिएगा कि व्यक्ति पर जो है उसका प्रभाव जो है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा बचपन से होती है उसका भी पड़ता है। अगर हम गुरुकुल में शिक्षा पाने वाले बच्चे का देखेंगे तो उसका कुछ दूसरा प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। कोई मिशन में अगर पढ़ता है तो उसका दूसरा जैसे उसकी विचारधारा बन जाता है, और कोई मदरसा में पढ़ता है तो उसकी विचारधारा दूसरी बन जाती है। तो जो हम एक पॉइंट है कि जो व्यक्ति की क्षमता का जैसे जो है, तो ये चीज व्यक्ति की क्षमता जो है वो जन्म पूर्व की संस्कार उसका क्या है, और वर्तमान में उसकी परिवार में शिक्षा दीक्षा और उसका पारिवारिक वातावरण की क्या व्यवस्था अभी है।
और जो जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज का क्या व्यवस्था है, उसके शिक्षा दीक्षा का क्या व्यवस्था है, उसके संस्कार का क्या व्यवस्था है, ये तीनों के खान पान का क्या व्यवस्था है, इनके रहन सहन आचरण की क्या व्यवस्था है, ये सब का भी प्रभाव जो है व्यक्ति के क्षमता पर पड़ता है और उसी के हिसाब से उसकी क्षमता का निर्माण होता है। इधर हम देखते हैं कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो संचालित होता है और एक संचालक होते हैं। तो हम देखते हैं कि 5% ही संचालक होते हैं और 90-95% सब संचालित ही होते हैं। और जो संचालक होते हैं वो आज जो हम देख रहे हैं आज की राजनीतिक व्यवस्था में, तो हमारा जो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान में जो 10 नाटक है राजनीतिज्ञों का, उसको जब आप अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे ये उस 10 नाटक के माध्यम से जितने भी संचालित हैं उन पर उनके सारे अधिकार को वो अपने पास केंद्रित करके रखते हैं और उनको भय के स्थिति में बनाकर और उन पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं। तीसरी बात है कि जो नागरिक व्यक्ति जो है वो नागरिक के रूप में भी है, सामाजिक के रूप में भी है और व्यक्ति के रूप में भी है। तो हम जो ये देखते हैं कि व्यक्ति को हम लोग 3 भाग में विभक्त करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो जो प्राचीन समय से आ रहा है, एक तो सुर है और एक असुर है। तो एक तो जो आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति हैं उनको हम लोग 3 नंबर में रखते हैं, जो कि सबके मूल अधिकारों का भी हनन करते हैं, दूसरे को कष्ट भी देते हैं। और 1 नंबर का व्यक्ति तो कोई होता ही नहीं है, ईश्वर ही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, सत्य के मार्ग पर चलता है और समझदार है, जो समाज हित में अपने परिवार के हित में कार्य करता है और जो दूसरे का अधिकार का हनन नहीं करता है, उसको हम आज जो है जो समन्वय बना करके चलता है उसको हम 1 नंबर में रख सकते हैं। और जिसको कि सरकार जो है वो 3 नंबर में रखा है, आपराधिक प्रवृत्ति में जुआ खेलने वाले का, तो वेश्यावृत्ति करने वाले का है, तो आपको जो है सो किसे बाल श्रम है, तो विधवा, कितने प्रकार की जो है जिसको कि आपराधिक श्रेणी में सरकार ने रखा है कानूनी दृष्टिकोण से, उसको हम लोग जो है वो 2 नंबर में रखते हैं। चाहे वो घूस भ्रष्टाचार का हो या चरित्र हनन का हो या श्रम शोषण का हो या आर्थिक विषमता हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो 2 नंबर में रखा गया है। तो ये जो है अब व्यक्ति 3 प्रकार का भी, जो कि आदरणीय ब्रजेश जी ने इसकी व्याख्या की है कि राष्ट्र का जो नागरिक से जो व्यक्ति जो होता है वो नागरिक होता है और समाज का व्यक्ति होता है व्यक्ति सौम्य होता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं और हमारे साथी जो है इसको और क्लियर करेंगे। जी। तो मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।
अन्य साथी भी अपनी बात रखेंगे और थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रख करके जी सकेंगे। सभी जी को नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार। नम, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भावना और बुद्धि, भावना क्या है? भावना कोई खराब चीज नहीं। ममता, दया, करुणा जो मानवीय गुण हैं, ये तो भावनाएं ही हैं। यदि हम साहित्य लेखन करते हैं, खास करके रचनात्मक साहित्य सृजन करते हैं, तो वहां हमें भावना की ही जरूरत पड़ेगी अधिक मात्रा में। तभी हम संबंधित पात्र की मनोदशा का चित्रण कर सकेंगे कि उस समय किसी खास परिस्थिति में वो कैसा अनुभव करता है। हाँ, कोरी भावुकता जो है वो खतरनाक होती है। तो भावुकता तो जरूरी है। भावुकता ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। रह गई बात बुद्धि की, तो यदि सिर्फ भावुकता है तो वो भावुकता गड्ढे में गिरा देगी, और सिर्फ बुद्धि है तो उसमें मानवीय गुणों का स्पर्श भी नहीं होगा। वो सिर्फ बुद्धि के सहारे आदमी यंत्रवत हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो जीवन में तो दोनों का तालमेल बैठाना होगा। हाँ, अब बुद्धि का मतलब कट्टरता नहीं। बुद्धि, आपके पास में सलाई है, माचिस है, आप उससे पूजा पाठ की अगरबत्ती जलाइए, हवन कीजिए, या बस्ती की बस्ती जला दीजिए। ये तो प्रयोग करने वाले के हाथ में है, जिसके हाथ में माचिस की तिल्ली है। तो बुद्धि जो है, यदि उसमें भावना का समावेश रहेगा तो वो संतुलित होकर के चलेगी, और उससे सबको फायदा होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, या राष्ट्र हो। तो इन दोनों में समन्वय बहुत जरूरी, भावना और बुद्धि में। अब रह गई बात संवैधानिक। तो संविधान ने एक व्यवस्था दी है, एक नियमन दिया है। ये अलग बात है कि उसका पालन किस रूप में राज्य करता है, किस रूप में नागरिक करते हैं। और यहाँ पे उसको हम बुद्धि को दोष दें या सोच को जिम्मेवार ठहराएं, वो व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग अलग एक्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे तानाशाह की ही बात हुई, क्या तानाशाह भावना शून्य होता है? नहीं। ठीक है, उसकी बुद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को देखता है, वो सिर्फ स्वयं को देखता है, अपनी इच्छाओं को देखता है। लेकिन भावनाएं तो उसमें भी है। यदि भावनाएं नहीं रहती, ये भावना ही है कि हम दूसरों को क्रश करें, दूसरे देशों को जीते, प्रजा को दंडित करें, अकारण दंडित करें, ये सब भावनाएं ही हैं। ये अलग बात है कि साइकोलॉजी ऐसी भावनाओं को कुंठित भावना के रूप में परिभाषित करती है। तो भावना और बुद्धि तो हर जगह रहेगी। बस इतना ही। समय सीमा का भी ध्यान रखना है। जी, अन्य कोई साथी? हाँ बाबा नमस्कार। जी पवन जी। अत्यधिक भोजन और अत्यधिक विचार मन और शरीर को बीमार कर रहे हैं। हम अक्सर किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में सही और गलत का निर्धारण करने लगते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब जो जैसा है उसे वैसा ही देखना है। शायद किसी का बताइए पवन जी। शायद किसी का माइक
तो मैं प्रदीप भास्कर जी का माइक चालू है। रॉबिन जी का माइक बंद कर दी जी, बंद हो गया बात। पढ़ाइए जी अब। जी, जो जैसा है उसे वैसा देखने के लिए आज के युग में हम सहारा ले सकते हैं डिस्कवरी चैनल का, जहां हम जंगल में जानवरों की अवस्था व्यवस्था को देखेंगे। हम देखेंगे शेर जो है जंगल में राज करता है और शिकार करता है, सो जाता है। पूरे जंगल को सुरक्षित रखता था एक समय में, और अपने शिकार, अपने भूख भर भोजन करता था, मगन रहता था। हाथी भीमकाय जानवर था और वह जो है सबसे बुद्धिमान माना जाता है, ज्यादा खाता है, लेकिन कभी कभी वह शेर के गलत होने पर उसको उसकी औकात दिखा देता है। अन्य जानवर जो है भी जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, जिन्हें हम वर्णों में बांट दिए थे हमारे समाज के मार्गदर्शक लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसमें शेर को हम जो है राजा समझ सकते हैं और हाथी को ब्राह्मण समझ सकते हैं। शूद्र गाय को समझ सकते हैं या अन्य उपयोगी जानवरों को। ये सबसे सुखमय जीवन जीते हैं। इन्हें व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षा से कोई मतलब नहीं। इन्हें आप भावना प्रधान कह सकते हैं। अब कुछ गीदड़ और कुत्तों को अगर लिया जाए तो वो इस व्यवस्था से यातर एक व्यवस्था बनाएंगे और उस प्रकार से ये जंगल में अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे। वह बताएंगे कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा खाता है, हाथी की तरह पड़ा रहता है, शेर शोषण कर रहा है, शिकार कर लेता है। तो सारी व्यवस्था को वो तोड़ देंगे। वो जंगल को भी नहीं संभाल पाएंगे, जंगल भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी खत्म हो जाएंगे। अब हम इसमें अच्छाई और बुराई जब निकालने लगेंगे कि शेर अच्छा है कि बुरा है, हाथी अच्छा है कि बुरा है, तो ये सारी अव्यवस्था फैलने लगेगी। अगर हम इनको जो जैसे हैं, बुद्धि प्रधान लोगों को बुद्ध की प्रधानता के हिसाब से देखें, भावना प्रधान लोगों को भाव की प्रधानता के हिसाब से देखें, और उनको उनके कार्य में उनकी निपुणता को देखें, तो किसी के अंदर कोई कमी है नहीं। समाज के सभी वर्ग वर्ण अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे, अपनी अपनी ड्यूटी निभा। लेकिन अव्यवस्था फैलाने के लिए जिस तरह से विक्टोरिया ने अंग्रेजों को भेजा राज करने के लिए, तो गधा वो होते हैं जो अपने पीठ पे लाद के दूसरे के घर कीमती सामानों को पहुंचाते हैं। उनके अंदर कोई दोष नहीं होता है, वो उनका स्वभाव होता है। विक्टोरिया ने इस भांति के अंग्रेजों को रखा हुआ था, लेकिन ऐसे लोग लूट भी कम करते हैं। लेकिन जब लोमड़ी और कुत्ते टाइप के लोग उसमें आए तो उन्होंने लूट खसोट ज्यादा किया और विक्टोरिया तक माल भी कम पहुंचा, देश का शोषण भी हुआ और एक नई अर्थव्यवस्था का, एक नए नियम का पुनर्भाव हुआ, पूंजीवाद शूद्रवाद के सहारे। जिस शूद्रवाद को गीदड़ लोमड़ी टाइप के लोग चला रहे थे, नौकरों द्वारा व्यवस्था को संचालित किया जाने लगा, नौकरों को राजा बनाया जाने लगा, गवर्नर नियुक्त किया जाने लगा। राजा का स्वभाव होता है वह अपने भोग की वस्तुओं को ही लेगा,
लेकिन शूद्र का जो स्वभाव है, वैश्य का स्वभाव जो है, शूद्र का स्वभाव है माल को मालिक तक पहुंचाएगा, वैश्य का स्वभाव है अधिक धन संग्रह करेगा। किसी का कोई दोष नहीं है, सब उसके मूल स्वभाव। लेकिन अगर आप उनसे गलत काम करवाओगे, उनकी ड्यूटी अन्यत्र लगाओगे, तब ये विसंगतियां आएंगी। धन्यवाद। जी, और कोई साथी? तो ज्ञानेंद्र जी को बोलना हो कुछ, या और कोई भी? बाबा, मैं थोड़ा सा एक ही बात था, मुझे हाँ। लग रहा है कि हम लोग शायद भावना और बुद्धि को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा सशंकित से हैं, क्या है भावना, क्या है जैसे शरीर विज्ञान के हिसाब से जितने तरह की चेष्टाएं शरीर में की जाती हैं, उनमें से जो बिना सोचे समझे शरीर अपने आप कर देता है, जैसे कहीं चोट लगा तो उस जगह पे हाथ का चला जाना, गर्म तवे पर हाथ पड़ गया तो हाथ का हट जाना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये अपने आप होती ही होती है। एक और क्रिया होती है जो पूर्व में बनी बनाई धारणाओं के आधार पर या निरंतर अभ्यास के कारण जिन चीजों में तार्किकता का कोई व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करता, मनन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, और स्वभावतः बस वो हो जाता है, ऐसी क्रियाओं को भावना के आधार पे हो रही क्रियाएं सामान्य तौर पे माना जाता है। जिन क्रियाओं में पूरी तरह से बौद्धिकता का इस्तेमाल होता है, तार्किकता का इस्तेमाल होता है, व्यक्ति परिस्थितियों के तालमेल को देखता है, निष्कर्ष विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है और फिर करता है, वह बुद्धि के द्वारा संचालित कार्य। सामान्य तौर पे अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी भावनात्मक बुद्धि या फिर बौद्धिक प्रधान की बात करेंगे तो यही चीजें मानी जाती हैं कि जिन चीजों को, जिन विश्लेषणों में, जिन कार्यों को करने के लिए आपको विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, वो मान लिया जाता है कि आप वो भावना के आधार पर, आपके पहले ही भावनाएं बन गई हैं, उस आधार पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। और बौद्धिकता का मतलब यह है कि आप विश्लेषण कर रहे हैं, परिस्थितियों के आधार पर उसका उसमें निष्कर्ष निकालना है। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन 2-3 दिनों की चर्चाओं में चीजें क्लियर होंगी। एक तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है, और व्यक्ति संचालित होता है राज्य के कानून से। मतलब कानून जो होता है वो व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है, व्यक्ति के पास ही मौलिक अधिकार होते हैं और किसी के पास मौलिक अधिकार है नहीं। तो संप्रभुता कहाँ गई? संप्रभुता व्यक्ति में निहित है, स्वतंत्रता में निहित है, समाज में निहित है, या राज्य में निहित है? यह मैं इस व्यक्ति, समाज और राज्य की चर्चा के बीच में इसको और थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं कि इसको क्या समझा जाए। सॉवर्निटी यानी कानून के परे, जो कॉन्ट कह रहे हैं, जिसके हिसाब से जिसको किसी भी कानून से बांधा नहीं जा सकता, जो स्वयं के निर्णय ले सकने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, जिसके पास स्वयं का निर्णय ले सकने की क्षमता है, वह है संप्रभुता। तो संप्रभुता किसमें है? व्यक्ति में, राज्य में, या समाज में? एक ये मेरा सभी विद्वज्जनों के बीच में एक ये प्रश्न जैसा रहेगा, इस पर भी हम लोग पिछले आगे आने वाले 2-3 दिनों में समझने का प्रयास करें। जी बाबू। और किसी को कुछ? बाबूजी कह रही हाँ। हैं, बाबूजी मैं ये कहना चाहता हूं कि भावना के ही अंतर्गत
दुर्भावना और सद्भावना दोनों प्रकार की भावनाएं सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे कर्म में सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हो सकते हैं, वैसे ही भावनाएं बढ़िया ही होंगी, अच्छी होंगी और सही दिशा में ले जाएंगी। इस बात की गारंटी नहीं है अगर उसमें तर्क नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, अन्यथा उसका दुष्परिणाम होगा, उसको जो है आपकी आवाज रुक गई। चलिए, और कोई कुछ हो तो बताइए, नहीं तो उनकी फिर हम। भावना उठाता है और कई बार ठग के ले जाता है। तो भावना के साथ अगर बुद्धि नहीं होगी तो वो भावनाएं गलत दिशा में भी जा सकती हैं। जी। ठीक है, देखिए, एक प्रश्न उठाया है ज्ञानेंद्र जी ने कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं तो फिर व्यक्ति की संप्रभुता। इस संबंध में आज सवेरे मैंने लिखा है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं और वे मौलिक अधिकार सबके समान होते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन व्यक्ति की मजबूरी है, अनिवार्य मजबूरी, मैंने लिखा है सवेरे कि हर व्यक्ति की अनिवार्य मजबूरी है नागरिक बनना। और जब वह नागरिक बन जाता है तो उसकी सारी स्वतंत्रता, उसके मौलिक अधिकार उसकी सहमति से संयुक्त ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर उसका मौलिक अधिकार कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि उसने एक संगठन बना लिया। तो जब वह संगठन का सदस्य हो गया तो सारे मौलिक अधिकार संयुक्त हो गए उसके। सिर्फ एक बचा है, और वो बचा है कि उससे बाहर हो जाना, छोड़ देना। उसकी स्वतंत्रता उतनी ही है, बाकी कोई स्वतंत्रता नहीं है उसकी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण किसका होगा। पहला नियंत्रण तो हो गया परिवार का, समाज का। तो जब व्यक्ति की सहमति से, मतलब सारे 140 करोड़ लोगों की सहमति से संविधान बनता है, तो संविधान सबकी सहमति से बना है और संविधान के माध्यम से सरकार को यह अधिकार दिया गया है, संविधान के माध्यम से, कि सरकार अपराधियों के मौलिक अधिकार छीन सकती है। कोई कानून या कोई सरकार संविधान से बाहर चल नहीं सकती है, और कोई संविधान बिना लोक स्वीकृति के बन नहीं सकता है। और लोक स्वीकृति का मतलब ये है कि सब लोगों ने मिलकर संविधान में स्वीकृति दी है कि हमें दंडित करने के लिए राज्य को ये अधिकार दिया जाए। अब आप सोचिए कि संप्रभुता किसमें है। या तो आप मानिए कि नागरिक समूह में संप्रभुता है, क्योंकि नागरिक समूह ही संविधान बनाता है। यह बात एकदम ध्यान रखिएगा कि सबकी सहमति के बाद ही सरकार किसी के मौलिक अधिकार छीन सकती है। जब तक उसकी सहमति नहीं है तब तक आप नहीं छीन सकते उसका। ये है हमारा संविधान का प्रारूप। एक प्रश्न सुनील देव जी ने उठाया था मुसलमानों के संबंध में। मैं इस बात को मानता हूं अच्छी तरह कि सबसे ज्यादा भावना प्रधान मुसलमान होता है हिंदुओं की तुलना में।
क्योंकि मुसलमान आम तौर पर संचालित होता है किसी एक पुस्तक से, और उस पुस्तक की व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, 2, 4, 10, 20 जो भी, वे आंख बंद करके उनकी बात मानते हैं। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं है। आप अभी उदाहरण आपको बता दें कि कुछ 2, 4 मुसलमानों ने अभी पहलगाम घटना में कह दिया कि हाँ, हम मुसलमानों का समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। सारे भारत के मुसलमान एकजुट होकर एक स्वर से बोल दिए कि हम समर्थन नहीं करेंगे पाकिस्तान का। हिंदुओं में तो इतनी एकजुटता नहीं दिखी। तो मुसलमान चूंकि भावना प्रधान होता है और वह संचालित होता है, संचालक नहीं होता है। संचालक कुछ बहुत थोड़े से गिने चुने लोग होते हैं, और वो उस किताब का उदाहरण दे करके और मुसलमानों को जो कहते हैं वे आंख बंद करके करते हैं। भेड़िया धसा उसी को बोलते हैं। एक भेड़ कुएं में गिरी तो सारी की सारी गिर जाएंगी। इसलिए मुसलमान भावना प्रधान होता है। लेकिन हिंदू में जो तर्कशास्त्र है, जो बुद्धि है, वो देने के लिए हिंदुओं की अलग पुस्तक है। उसका नाम है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र हिंदुओं को बुद्धि की प्रेरणा देता है, तार्किक बनाता है, बुद्धिजीवी बनाता है दर्शन शास्त्र, और पुराण भावना प्रधान बनाते हैं। तो हिंदुओं में इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को अधिक भावना प्रधान माना जाता है। एक प्रश्न उठा कि भावना प्रधान व्यक्ति किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? तो भावना प्रधान ही मर्डर कर सकता है, बुद्धि प्रधान कहाँ मर्डर करेगा? बुद्धि प्रधान तो मर्डर कराएगा भावना प्रधान से। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर है। इस अंतर को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय बहुत बड़ा है, 20-22 कोटेशंस हैं। सब पर चर्चा होना तो संभव है नहीं भाई, इतने कोटेशंस का। एक बात, मैं 2-3 बातें आपको इसमें और बता दूं। पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है। हर गरीब आदमी नीचे वाले से अपने को अमीर मानता है, क्योंकि उसके नीचे भी बहुत लोग हैं। और हर अमीर आदमी अपने से ऊपर वाले की तुलना में अपने को गरीब मानता है। मेरा परिवार जब रामानुजगंज में था तो अमीर था और रायपुर में गरीब हो गया। और जबकि रामानुजगंज की तुलना में रायपुर में संपत्ति बहुत बढ़ी, लेकिन गरीब हो गया। ये गरीबी और अमीरी तुलनात्मक है। एक बात और आपको बताएं कि प्रतिस्पर्धा ही विकास का मार्ग खोलती है। अगर व्यक्ति के अंदर संतोष हो जाएगा तो विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अगर व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होगा तो व्यक्ति अपराध करना शुरू कर देगा। प्रतिस्पर्धा, इसीलिए हम लोगों के धर्म शास्त्रों में
बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तुम्हारे अधिकार में है तो कर्म करो, प्रतिस्पर्धा करो, और प्रतिस्पर्धा करने के बाद जो परिणाम मिले उस परिणाम से संतोष करो। लेकिन प्रतिस्पर्धा छोड़ना, संतोष कर लेना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा विकास रुक जाएगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। एक बात मैंने आपको बता दी कि संगठन में जाने के बाद आपकी स्वतंत्रता रहती ही नहीं है। इसीलिए परिवार को संगठनात्मक ढांचा कहा गया है। परिवार प्राकृतिक इकाई नहीं है, प्राकृतिक इकाई है व्यक्ति, नागरिक नहीं। व्यक्ति और नागरिक का भी बहुत फर्क होता है, जो शायद ब्रजेश जी ने बता दिया होगा। व्यक्ति वो होता है जिसको मौलिक अधिकार होते हैं, और नागरिक वो होता है कि जिसके संवैधानिक और सामाजिक अधिकार होते हैं। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नागरिक होता है, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर। नहीं तो आमतौर पर 99% लोग व्यक्ति और नागरिक करीब करीब एक ही होते हैं। फिर एक बात और शॉर्ट में आपको बता दूं कि व्यक्ति को प्रगति करने के 3 माध्यम दिए गए हैं: श्रम, बुद्धि और धन। जो व्यक्ति श्रम प्रधान होता है उसके पास एक ही माध्यम है, श्रम। उसके पास बुद्धि का अभाव होता है, धन का भी अभाव होता है। उसके पास है क्या? श्रम। लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास श्रम भी है और बुद्धि भी है। और इसीलिए हर बुद्धिजीवी श्रम शोषण की नीतियां बनाता रहता है। चलिए ये विषय अलग हो जाएगा। जिसके पास धन हो जाता है उसके पास श्रम भी खरीदने की ताकत आ गई, बुद्धि भी खरीदने की ताकत आ गई, और उसके पास तीनों इकट्ठा हो गया। ये तीनों के बीच में बहुत अंतर हो जाता है। एक बात और बता के मैं समाप्त करूंगा कि व्यक्ति का जो संस्कार बनता है उसमें 3 बातें मिली हुई रहती हैं। जन्म पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्म नहीं। पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है वो अलग विषय है। जन्म पूर्व के संस्कार जिसको हेरिडेटरी कहा जाता है, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, और ये तीनों मिलाकर के ही व्यक्ति के का निर्माण होता है। चाहे बुद्धि का निर्माण हो, चाहे भावना का निर्माण हो, चाहे जो भी निर्माण हो, ये तीनों को मिलाकर ही होता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि व्यक्ति जो बन रहा है उसमें ज्यादा प्रतिशत जन्म पूर्व के संस्कार का है कि पारिवारिक वातावरण की सामाजिक परिवेश। तो पारिवारिक वातावरण भी बिगड़ गया। पुरानी स्थिति तो नहीं है अब कि माँ आपको कुछ समझाएगी या दादी वगैरह, क्योंकि एक साथ अब है ये नहीं है। जब परिवार बिखरते जा रहे हैं तो पारिवारिक वातावरण आपको मिलना ही नहीं है। सामाजिक परिवेश वो भी गड़बड़ हो गया। सिर्फ बच गया आपके पास जन्म पूर्व के संस्कार। जन्म पूर्व के संस्कार भी आपके माता पिता के अंदर
जो प्राचीन समय में जो एकता थी, उस एकता में अब संदेह की दीवार पैदा होती जा रही है। और इसलिए व्यक्ति का जो बन रहा है ढांचा, वो ढांचा गड़बड़ हो जा रहा है। इसको कैसे सुधरेगा, ये सब पूरा हम लोग बाद में सोचेंगे। एक बात और आपको बता दें कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा परिवार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है और राज्य की भी जिम्मेदारी है। अब परिवार और समाज का ढांचा कमजोर होने के कारण, क्योंकि पुराने जमाने में समाज बहिष्कार कर सकता था, तो बहिष्कार का जो शस्त्र था समाज के पास, वह लोगों को अपराध करने से रोकता था, अनुशासन बना के रखता था, और इसलिए सरकार की भूमिका कम रहती थी। अब परिवार और समाज के द्वारा अनुशासन का अधिकार भी राजनेताओं द्वारा छीन लिया गया। अब छीन लिया गया तो देख लीजिए क्या है सुरक्षा का हाल वर्तमान समय में। तो सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। ये मैंने आपको कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं। एक बात आपको और बता दूं कि सत्य और अहिंसा यह मार्ग है। समाज के लिए यह उचित है कि वह सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता दे। मतलब सुरक्षा के लिए समाज सत्य और अहिंसा की बलि नहीं चढ़ा सकता है। सत्य और अहिंसा को बचा कर रखना पड़ेगा और यह समाज की जिम्मेदारी है। राज्य, समाज और राज्य दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, एकदम मान्यता। तब राज्य सुरक्षा और न्याय उसकी जिम्मेदारी है, और राज्य सुरक्षा और न्याय के लिए सत्य और अहिंसा को छोड़ सकता है, बलि चढ़ा सकता है। समाज सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ सकता और राज्य छोड़ सकता है। ये अंतर कौन बताएगा समाज में? तो इसलिए आज ये जरूरत है कि हम लोग इस प्रकार के, ये विषय इतना बड़ा विषय है, इस पर कई पार्ट में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अब हम लोग स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए आज इस विषय को हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में चर्चा करके आज समाप्त कर रहे हैं। अब आप आगे बताइए। अशोक भाई पटेल जी जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई अपना विषय भी बताना चाहें तो आप 5-10 मिनट में बता सकते हैं, अगर वही अशोक पटेल जी हैं तो। जी प्रणाम, प्रणाम बजरंग मुनि जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आ रही है आपकी आवाज? बताइए, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं, आपने ठीक पहचाना है। मैं आपसे मिलना 2 बार तो हुआ है। एक बार तो आपके वहाँ रामानुजगंज आया था मैं, और एक बार अभी वाराणसी में भी आपसे मुलाकात हुई। आप वाराणसी पधारे थे। तो अब देखिए, मैं तो जिस काम का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है,
तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में अपडेट ही कर दूं आपको कि फिलहाल हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो पिछले दिनों हम दो साथी, एक मैं और एक दूसरे पुणे वाले हैं, सचिन पेटकर जी, तो हम दोनों 18 दिन के लिए साउथ इंडिया की टूर में हम लोग गए थे। 6 राज्यों में घूमे हैं बाय रोड। करीब करीब 6000 किलोमीटर का प्रवास किया हम लोगों ने। और कई व्यक्तियों को रूबरू मिले, बातचीत हुई। उसमें से हमारे उस कार्य के लिए जिसको हम कह रहे हैं दल मुक्त भारत, तो हमारी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देश में जो कुछ भी चल रहा है वो दल तंत्र है, ये हमारा साफ साफ कहना रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, दल तंत्र है। और इसी को लोकतंत्र के नाम से बताया जा रहा है पहले से ही। जब से हम आजाद हुए 1947 और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 और 1952 में देश में पहले चुनाव हुए, तो ये सारा कुछ जो है पहले से दल तंत्र ही चल रहा है। इसके अंदर ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा लोकतंत्र नहीं है। थोड़ा आप शॉर्ट करिएगा आप, 1-2 मिनट बस में बस ही। यही हाँ, हमारा विषय है। मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं समाप्त आप। यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप भी जानते हैं इन सब बातों को, तो बस ठीक है, यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे भी उसी ठीक है, दिशा में लगे हुए हैं हम लोग। ये ठीक है। आपको बता दें अशोक भाई, जी हाँ। हम लोग दिल्ली में आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जी आप हाँ। आए ही नहीं। वहां निर्दलीय लोकतंत्र पर पूरा एक सत्र रखा गया था। जी, मैंने फिर उसको जाना था। हाँ, लेकिन आप लोग आए ही नहीं कोई। चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है जी हाँ। कि विहीन लोकतंत्र, दलमुक्त राजनीति, इस पर जी। पूरा हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ। जी जी। चलिए, और किसी को कोई बात पूछनी हो आज के विषय पर तो बताइए। किसी के मन में कोई बात बची हो। बस एक वाक्य इतना कहूंगा कि हमारे संविधान के कई सारे बिंदु हैं, चलिए, इस पर तो कर कानून लेंगे के चर्चा। कई सारे बिंदु हैं इस जिसको हम पर लोगों इस को पर और आगे चर्चा चलती रहेगी। आगे कभी बातचीत करेंगे। हाँ, ठीक है। आगे कभी बातचीत करेंगे। हाँ जी। हाँ, चलती रहेगी। बताइए, और किसी को कोई बात कुछ पूछना हो, कहना हो तो आज के विषय पर बताइए। ब्रजेश जी, अब बाबू जी, समाप्त कर दिया। हाँ, कल का विषय रखना है। है क्या? कल का विषय बताना है आज। हाँ, बता दीजिए। ये मेरे को जानकारी नहीं है बाबू जी। कौन बताएगा, ज्ञानेंद्र जी या विपुल जी? या चलिए। मैं बना के देखिए, तुमको डिटेल भेज दूंगा। मैं क्या? बता देता हूँ। हाँ, कोटेशन संख्या 5000 से लेकर के 5400 कोटेशन संख्या के बीच में व्यक्ति, समाज, राज्य व्यवस्था, इन सबकी संरचना के बारे में कुछ न कुछ चर्चा आई है। आज 5000 से लेकर के 5023 तक की चर्चा हुई।
आगे किस विषय पर होगा वो कोटेशन बना करके आप सबको भेज दिया जाएगा। भाई साहब, जी भाई साहब। ये हमने आज तैयार किया है जी 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 जो जी। जो 5,000 से लेकर 5,023 तक की है। वो है व्यक्ति की भूमिका। दूसरा है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा है त्याग प्रधान और संग्रह प्रधान व्यक्ति। और चौथा है व्यक्ति की भूमिका राष्ट्र के स्तर पे और समाज के स्तर पर। ये 4 बिंदु मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, जी तो बात कर सकते हैं हम लोग। रॉबिन जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।